नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। चैतन्य की सियासी एंट्री। जी हां, छत्तीसगढ़ में 2 जनवरी को आखिरकार चैतन्य बघेल को राहत मिल गई है। शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल की जमानत याचिका मंजूर कर दी है। लेकिन इन सब के बाद अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की सियासत में एंट्री के कयास लगने शुरू हो गए, यानी सियासी एंट्री से माना जा रहा है। चैतन्य बघेल के फेसबुक पोस्ट और शहर भर में लगे पोस्टर एक राजनीतिक संकेत भी दे रहे हैं और इसी पर सियासी बयानबाजियों ने जोर पकड़ लिया है। पहले इस रिपोर्ट को हम देखते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज हलचल है। हलचल नहीं बल्कि सियासी भूचाल है। 2 जनवरी को चैतन्य बघेल को अदालत से राहत क्यों मिली? सियासत के गलियारों में चर्चाओं का तूफान आ गया। शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद चैतन्य बघेल अब सिर्फ एक नाम नहीं रहे, वो सियासी संकेत बन चुके हैं। चैतन्य बघेल का फेसबुक पोस्ट जिसमें कांग्रेस के मुद्दों के साथ ना झुके हैं ना झुकेंगे का जिक्र, शहर भर में लगे सत्यमेव जयते के पोस्टर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सक्रियता, क्या ये महज संयोग है या फिर चैतन्य बघेल की सियासत में औपचारिक एंट्री का ट्रेलर? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को राहत के बाद नई सुगबुगाहट। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी के बाद चैतन्य बघेल के सियासत में एंट्री के संकेत। जमानत मिलने के बाद चैतन्य बघेल के फेसबुक पोस्ट ने बढ़ाई हलचल। कांग्रेस के मुद्दों के साथ चैतन्य बघेल के सोशल मीडिया में पोस्ट, लिखा न झुके थे न झुकेंगे। जेल के बाहर पहुंचा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम, शहर में लगे सत्यमेव जयते के पोस्टर। बीजेपी बोली घोटाला करो और नेता बन जाओ, कांग्रेस में यही परंपरा है। कांग्रेस का पलटवार, आगे का पता नहीं, लेकिन बीजेपी ने राजनीति में आने को किया मजबूर। बीजेपी हमलावर है, कांग्रेस सतर्क है और छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नए चेहरे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में वंशवाद तो हावी है, लेकिन साथ में नेता बनने के लिए घोटाला करके योग्यता भी सिद्ध करना पड़ता है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि सत्य की जीत हुई है और राजनीति करने या चैतन्य बघेल को सियासत में आने बीजेपी ने ही मजबूर किया है। पैतृक विरासत हो, घोटाले का पैसा हो, जेल की यात्रा हो, ये सारे जब गुण मिल जाते हैं तो एक अद्भुत नेता की पैदाइश होती है। प्रतीक्षा करिए, बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक नए नेता का प्रादुर्भाव हो रहा है। देखिए, जो संघर्षों पे चल के आगे बढ़ेगा राजनीति में, उसकी एंट्री अपने आप हो जाएगी। चैतन्य बघेल आगे चल के नेता बनते या नहीं बनते ये मैं नहीं जानता, ना उनके पिता जानते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको बाध्य कर दिया है राजनीति में आने के लिए। इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। सियासी बयानों की दरकिनार रखें तो सवाल कई उठ रहे हैं। क्या चैतन्य बघेल भूपेश बघेल की सियासी विरासत के लिए वारिस बनने जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ समर्थन और सहानुभूति की लहर है या फिर चैतन्य बघेल अब सच में सीधे राजनीतिक पिच पर उतरने की तैयारी में है, या फिर ये पूरा मामला सिर्फ कयासों की आग है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशना अब सियासी गलियारों में शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी, छत्तीसगढ़। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा एक बार फिर हाई हुआ है और इसकी वजह चैतन्य बघेल है। अब चैतन्य बघेल की सियासत में एंट्री हो चुकी है या आगे होगी, अब इसे लेकर तो कोई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन फिलहाल क्या कुछ मेहमानों का कहना है उनके रुख करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपको उनसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ वात्सल मूर्ति साहब हैं। वात्सल जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। साथ ही कांग्रेस से पक्ष रखेंगे सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएस टीवी में। और वरिष्ठ पत्रकार हैं शिशिर रॉय चौधरी साहब। शिशिर जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सत्यप्रकाश जी, पहले आप ही के पास आऊंगा। आप ही बताइएगा, क्या ये माना जाए कि आज से चैतन्य बघेल की सियासी एंट्री हो चुकी है, राजनीति में उन्होंने कदम रख दिया है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि जब सारे गुण मिल जाते हैं, जिसमें वंशवाद हो, जिसमें पैतृक विरासत हो, घोटाले का पैसा हो, तो फिर एक नए नेता का जन्म बीजेपी मान के चल रही है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए ऋषभ जी, पहले तो बोलूंगा कि
सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था जब उनकी गिरफ्तारी उनके जन्मदिन के दिन हुई। सबसे बड़ी बात या मुद्दा यही था कि उनकी राजनीति में या जब सरकार रही उसमें कहीं पे भी कोई दखल नहीं था, ना वो कभी आते थे। तमाम चीज हर चीज को मालूम है कि वो अपनी खेती किसानी के काम, घर परिवार का काम जो वो करते थे। उनको राजनीति से कहीं दूर दूर नाता नहीं था, सरकार से कोई दूर दूर नाता नहीं था। और देखिए एक चीज और बोलूंगा, इसी के तहत मैं बताना चाहूंगा, जो अभी मैं पूरी जो स्टेटमेंट नहीं है जज साहब की, मगर जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही है उसको अगर ध्यान से अगर देखा जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रदर्शन निषाद द्वारा प्रस्तुत सामग्री में आवेदक के नाम पर कोई दस्तावेज, आधार के संचार, वित्तीय साधन, बैंक खाते, संपत्ति नहीं मिलते जिससे अपराध की आय अर्जित करने में प्रत्यक्ष संलिप्तता सिद्ध हो सके। तो ये दिखता है कि कहीं पे भी सरकार में, कोर्ट ने माना कि सरकार में या दल में कहीं पे भी उनकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं भी कोई भूमिका नहीं थी, जिससे ईडी ने साबित नहीं कर पाए। और इसी में ही ईडी के ऊपर भी फटकार लगाई है। ये डीजी साहब को बोला है कि आपने किस तरह से जांच की है। और सबसे महत्वपूर्ण, जिस पप्पू बंसल के नाम पर बयान पर गिरफ्तारी दिखाई गई, उस पप्पू बंसल ने तो कोर्ट ने सबसे बड़ी फटकार दी है और कहा है कि कानून का ऐसा चुनिंदा इस्तेमाल न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। तो इसी से दिखता है कि किस तरह से विरोधियों करते हैं। और देखिए राजनीति की जहां तक बात है, चैतन्य बघेल जी पहले भी नहीं थे, और व्यक्तिगत चीज है उनकी, अगर उनकी इच्छा होगी तो आएंगे, अगर नहीं होगी तो अभी भी जो इस तरह से वो रोजमर्रा का काम करते तो करेंगे। मगर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अभी जैसे बीजेपी मैंने बाइट सुनी आपके चैनल पे, तो इन्होंने योग्यता की बात की। मैं तो बोलता इनके यहाँ तो योग्यता ये रहती है कि आप घोटाला कीजिए, मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप घोटाला कीजिए 72,000 करोड़ चिट्ठी पिसिंग एंड पिसिंग, मुख्यमंत्री बना देंगे, आप घोटाला कीजिए केंद्रीय मंत्री बनाएंगे, आप सरकार गिरा दीजिए और हमारे यहाँ आ जाइए, हम केंद्रीय मंत्री बना देंगे, आप घोटाले महाराष्ट्र में करते रहिए, हम केंद्रीय मंत्री बना देंगे। तो इनकी यहाँ तो ये योग्यता है कि चक्की पिसिंग एंड पिसिंग, मगर अगले दिन ही हमारे यहाँ मंत्री बनिंग एंड बनिंग हो जाता है। तो ये फर्क है, हमारे यहाँ वो नहीं चलता। हमारे यहाँ अगर कोई राजनीति नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ठीक है सत्यप्रकाश जी, खुले तौर पर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, उनका अपना काम है। अब कई बयान ये भी देख रहे हैं कि बाद बीजेपी ने कर दिया है, तो खुले तौर पर कहिए ना, क्या इसमें परेशानी है? खुले तौर पर सामने आइए फ्रंट में। नहीं देखिए, खुल तो नहीं ऋषभ जी एक चीज वो बोलूंगा कि हम खुल तौर पर कैसे बोल सकते हैं, ये उनका व्यक्तिगत इच्छा है ना, उनकी व्यक्तिगत अपनी संभावना है कि वो चाहते कि नहीं चाहते, कोई जबरदस्ती तो नहीं करेगा ना, व्यक्तिगत बात है। और देखिए वंशवाद के बारे में अभी जो कर रहे थे, अभी नए नए करेगा अध्यक्ष किनके पुत्र हैं बता दीजिए। यहाँ पे केदार कश्यप हो, लता उसेंडी हो, तमाम यहाँ के नेता है, या आप दिल्ली में पकड़ लिया पीयूष गोयल से लेके अनुराग ठाकुर से लेके राजनाथ सिंह के पुत्र भी कहा है, ये तमाम चीजें ये भी पता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वंशवाद की बात नहीं, कि इनकी भरी हुई पार्टी है वंशवाद से, और दूसरे पे छींटा पड़ने से पहले अपनी पार्टी को देखना चाहिए। ठीक है वत्सल जी, वो ये कह रहे कि पहले तो हमने जो प्रतिक्रियाएं सुनी कि बीजेपी बाध्य कर रही है, सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि व्यक्तिगत इच्छा है, वो आना होगा तो आएंगे, नहीं आना हो तो नहीं आएंगे, उनके और भी काम है। लेकिन जहां तक वंशवाद की जो आपकी प्रतिक्रिया देखी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी में खुला वंशवाद है, जहां सरकार गिरानी होती है, घोटाले जो करते हैं उनको, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा के लगातार सवाल खड़े करते हैं, या कई नेताओं की बात करते हैं, महाराष्ट्र के नेताओं का जिक्र भी किया जाता है कि अपनी पार्टी में आप ले आते हैं फिर उनको पद दे दिए जाते हैं। तो ये परंपरा बीजेपी की है, कांग्रेस की नहीं है, कांग्रेस से बता रहे। देखिए ऋषभ जी, सबसे पहले तो अगर चैतन्य बघेल जी की बात करें तो वो राजनीति में आए ना आए या वापस अपने व्यापार में लगे, देखिए ये उनका इंटरनल मैटर है, इंटरनल उनकी पॉलिटिक्स है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मगर एक ऑपोजिशन, एक प्रतिद्वंदी के हैसियत से अगर मैं बात करूं, कांग्रेस के प्रतिद्वंदी, तो देखिए हम तो चैतन्य बघेल जी को और कांग्रेस को अग्रिम बधाई देते हैं, क्योंकि भाजपा को तो ऐसे ही जो वारिस हैं, ऐसे ही वारिसों की जरूरत है देश में। भाई हम तो चाहते ही हैं कि कांग्रेस में ऐसे और वारिस आए, पहले राहुल गांधी आए तो देश का बहुत भला हुआ, अब ये चैतन्य बघेल जी भी आए तो छत्तीसगढ़ का बहुत भला होगा, क्योंकि हमें ऑपोजिशन में ऐसे ही वारिसों की जरूरत है। तो कांग्रेस जितनी खुश है ना, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी, हम सब खुश हैं, हम अग्रिम बधाई दे रहे हैं। कृपया करके आप जल्दी आइए, कल आने वाले थे तो आज आइए, राजनीति में आइए और अपनी पार्टी की सेवा करिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए एक विडंबना मैं आपको बताता हूं, और यह दुख भी होता है एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से, जब मैं देखता हूं अपने छत्तीसगढ़ में इस तरीके की राजनीति, तो मुझे दुख भी होता है। देखिए ऋषभ जी, किसका संघर्ष ज्यादा बड़ा है, कवासी लखमा जी का या चैतन्य बघेल का? किसने पार्टी के लिए ज्यादा संघर्ष किया, ज्यादा बलिदान दिया, कवासी लखमा जी ने दिया या चैतन्य बघेल जी ने दिया? किसने, कौन ज्यादा जमीन से जुड़ा है, कवासी लखमा जी ज्यादा जुड़े हैं या चैतन्य बघेल? मगर क्या कारण था, कृपया करके इनके कार्यकर्ता से पूछिएगा, इनके प्रवक्ता से पूछिएगा। आज आप देख लीजिए कवासी लखमा जी का हाल क्या है। और चैतन्य बघेल, जिसे मात्र कोर्ट ने इस
एक मतलब सशर्त जो है उन्हें बेल दिया है, ये कहते हुए कि भाई ये केस जो है अभी तो बहुत लंबा चलेगा, कोई राहत नहीं दी है, सिर्फ बेल दिया है ये कहते हुए कि केस अभी लंबा चलेगा, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, आपको यहीं पर रहना है, शहर में ही रहना है। तो सत्य की कैसे जीत हो गई, बस वो कृपया करके समझा दीजिए, सत्य कैसे जीत गया यहां पे। चलिए ठीक है, सत्यप्रकाश जी क्विक रिएक्शंस पर दे दीजिएगा, फिर मैं शिशिर जी के पास जाऊंगा। सत्य कैसे जीत गया वाकई में? सत्य ऐसे जीत गया जैसे मैंने दो तीन आपको टिप्पणी बताई, चुनिंदा इस्तेमाल न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है, इससे सत्य जीतता है। इससे सत्य जीतता है कि जब कोर्ट ये बोल रही है, क्योंकि ऐसे को साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई ईडी, जिससे पता चल पड़े कि प्रत्यक्ष रूप से लगता है, इससे नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सर ये जीत हार कभी हुई नहीं है, मामला तो भी चलेगा आगे और फैसले होंगे, फिर फैसला नहीं आया तो फिर क्या जीत निश्चित थोड़ी ना होगी अभी। सुनिए तो ऋषभ जी सुनिए तो ये न्याय प्रक्रिया वही तो कोर्ट ने बोला ना कि आप कितने दिन तक रखेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, 31 दिसंबर से पहले कोर्ट नहीं बोला था फाइनल चालान पुट अप कीजिए, तब जाके ईडी ने किया है, नहीं तो इसको और लंबा खींचते। और कोर्ट ने क्या बोला रिहाई के समय कि हम इसको दंडात्मक टाइप से अंदर नहीं रख सकते, आप कब तक करेंगे, कब ट्रायल शुरू होगा, क्योंकि ईडी को कहानियां बनानी है ना। आपको याद है, मैं एक उदाहरण आपको और बताता हूँ, 2G को घोटाला मालूम है ना, 26 लाख करोड़ कितना था, कोर्ट में जाते जाते 1000 करोड़ में हो गया था, फिर उससे नीचे जाते थे कुछ 1000 करोड़ में आ गया, और जब फाइनल जो उसका फैसला आया तो 1000 करोड़ भी गायब हो गया। तो गुब्बारा नीचे आते आते 26 लाख 50 लाख करोड़ से जीते जाते जाते जीरो पे आ गया था। तो ये भी हमने देखा है, इसी देश में देखा, और 2015 में इन्हीं के लोगों ने जाके एफिडेविट से माफी भी मांगी, ये भी हमने देखा है। तो ये चीज चलने दीजिए ना, अभी धीरे धीरे पता चलेगी ये चीजें। शिशिर है सत्यप्रकाश जी, आपके अपने तरह शिशिर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप इसे पूरे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए अभी तो कानूनी रूप से कोई ये तय नहीं हो गया है कि वह दोषी है या फिर मामला अभी आगे देखने को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस ने जो एक नई तरीके से तस्वीर पेश की है, या तो माना जा रहा है कि चेतन बघेल आगामी समय में कांग्रेस के नेता बन रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक बीजेपी ने बाध्य किया है, और भी तमाम तरह के दिए जा रहे हैं, जिस तरह से पोस्ट भी उनका है। और आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे मामले हमने देखे हैं कि जब भी कोई ऐसी इंसिडेंट होता है तो उसके बाद कई नेता निकलते हैं, राजनीति में सब स्थितियां पहले बन चुकी हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए ऋषभ जी, इस मामले को अगर हम शुरू से देखें तो एक चीज सामान्य रूप से दिखाई देती है, वो ये कि चैतन्य बघेल जी मिलने पे कांग्रेस का खुश होना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का खुश होना बहुत सामान्य सी बात है और वाजिब सी बात भी है, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक भूपेश बघेल जी के पुत्र हैं। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से टेक्निकल अगर एस्पेक्ट्स में देखें तो हमको ये समझ में आता है कि ईडी का जो क्रेडिबिलिटी है, ये ईडी के क्रेडिबिलिटी, उसका जो काम करने का तरीका है, उसकी जो चार्जशीट है, उसके जो चार्जेस हैं, हमने लगातार रिपोर्ट्स में देखा है कि जो कन्विक्शन रेट है वो 1% के करीब है। तो वो क्रेडिबिलिटी जो है, वो क्रेडिबिलिटी पे फिर से एक बार ऐसा लगता है कि ये चोट लगी है ईडी के ऊपर में। जहां तक हम बात करें कि चैतन्य बघेल जी के कांग्रेस के किसी नेता के रूप में सामने आने की, तो ये उनका अधिकार है, वो आ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, लेकिन इससे कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये तो भविष्य ही बता पाएगा। इससे पहले भी बहुत से बड़े नेताओं के पुत्र आए हैं, लेकिन जिसके अंदर में वो कैलिबर या वो कैपेबिलिटी नहीं रही है, वो जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया है। जिन्होंने वो कैलिबर दिखाया है, वो कैपेबिलिटी दिखाई है, उनको जनता ने अपने सराखों पर भी बैठाया है। बिल्कुल, देखिए वात्सल जी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि ठीक है ये सवाल कांग्रेस ने भी उठाया और वाकई में क्योंकि कन्विक्शन रेट की बात भी होती है और अभी तय भी नहीं हुआ है, और जिस तरीके से तर्क दे रहे हैं सत्यप्रकाश जी जो कोर्ट ने कहा है, तो ऐसे में ईडी पर भी दोबारा सवाल लौटते हैं। और जहां तक चैतन्य बघेल की बात है तो वो तो खैर अब कांग्रेस के पास अपने तर्क हैं, खैर उस पर आगे समय रहेगा, तो आगे जब स्थिति बदलेगी, तस्वीर आएगी, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ईडी पर लगातार सवाल खड़े होते रहे। देखिए ऋषभ जी, मैं ईडी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपको एक फैक्ट मैं बताता हूं। पार्लियामेंट में, भारतीय संसद में एक सवाल उठा कि भाई ईडी ने पिछले 2014 से लेकर अभी 2025 तक कुल कितने केसेस ईडी के पास अभी पेंडिंग है, तो जवाब आया
6,800 के आसपास केसेस ईडी के पास अभी है जो चल रहे हैं। दूसरा सवाल पूछा गया, कांग्रेस के ही किसी सांसद ने पूछा दूसरा सवाल, इसमें कन्विक्शन रेट क्या है? तो ये संसद का जवाब है कि 96% कन्विक्शन रेट है ईडी का। आप ईडी की वेबसाइट अभी खोलिए और देखिए 96% ईडी का कन्विक्शन रेट है और 1,65,000 करोड़ की संपत्तियां ईडी ने जब्त कर ली है विद अ कन्विक्शन रेट ऑफ 96%। देखिए, मैं ईडी का प्रवक्ता नहीं हूं, बार-बार कह रहा हूं, मुझे लगता है अगर यहां पर गलत डाटा दिया जाएगा तो मेरा और बाकी और मामले अलग हैं, कारोबारी पर जो कार्रवाई की गई है और ये फैक्ट मेरा नहीं है ऋषभ जी। देखिए ऋषभ जी, हम कन्विक्शन रेट की बात कर रहे हैं तो ये डेटा मेरा नहीं है, डेटा तो संसद का है, संसद में प्रोड्यूस हुआ था ये डेटा, कांग्रेस को जवाब के रूप में ये डेटा दिया गया था, ये डेटा मेरा नहीं है। आपने बस कन्विक्शन रेट की बात की तो मैं कन्विक्शन रेट की बात आपको कर रहा हूं और निश्चित तौर पर जी ठीक है, कंप्लीट कीजिए वत्सल जी। और मैं बार बार कह रहा हूं ये जो सत्यमेव जयते की पूरे पोस्टर हमारे शहर भर और छत्तीसगढ़ में लगे हैं। देखिए, कांग्रेस का सत्यमेव जयते मुझे समझ नहीं आ रहा इतना सेलेक्टिव क्यों हो जाता है। जब राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अपने 420 के केस को रद्द कराने, सुप्रीम कोर्ट रद्द करने से मना कर देता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज पर सवाल उठाते हैं। मगर जब वही ईडी की चार्जशीट निरस्त हो जाती है तो सत्यमेव जयते। भाई, छत्तीसगढ़ में भी चाहे आप ईडी ले लो, ईओडब्ल्यू ले लो, इलेक्शन कमीशन ले लो, यहां तक इंडियन आर्मी तक में राहुल गांधी जी ने, भूपेश बघेल जी ने सवाल उठाए हैं। तो भाई, कौन सी संवैधानिक व्यवस्था आज बची है? इनका मेरा एक ही सवाल है सत्यप्रकाश जी से कि कांग्रेस का सत्यमेव जयते सिलेक्टिव क्यों है? जब आपके पक्ष में निर्णय आता है तो सत्यमेव जयते और जब आपके विपक्ष में निर्णय आता है तो सारी चीजें बिकी हुई है, हर कोई चोर है सिवाय राहुल गांधी, भूपेश बघेल के। भाई, ऐसा सिलेक्टिव सत्यमेव जयते क्यों है आपका? कृपया जवाब दीजिए। सत्यप्रकाश जी, क्यों सिलेक्टिव ये आपका सत्यमेव जयते है? और चाहे तमाम मामलों को लेकर भी जो कांग्रेस पर आरोप बीजेपी लगाती रही है, इससे पहले कई मामलों को आप देख लीजिए, ईवीएम को लेकर भी वो कहते हैं तमाम आपके जब फेवर में चीजें हैं तो आपके पक्ष में फैसला आपको नजर आता है, बाकी सब चीजें ठीक हैं। लेकिन जब पक्ष में नहीं है, आपके नेता इसमें कई बार संलिप्त हो गए हैं, इन पर आरोप लगे हैं, तो फिर आपका इस तरह से बयानबाजी देखने को मिल जाती है। तो सिलेक्टिव नजरिया क्यों है कांग्रेस का? देखिए, एक तो मैं शायद वात्सल जी को मालूम नहीं होगा या याद नहीं होगा, मैं याद दिला। अभी ये बार बार बोले कि ईडी का प्रवक्ता नहीं। रमन सिंह जी का वो ट्वीट आपको याद होगा, आज से 2-3 साल पहले, जो हूबहू ईडी के प्रेस रिलीज से पहले उन्होंने ट्वीट कर दिया था और फिर कुछ घंटों में डिलीट भी कर दिया और अगले दिन ईडी की हूबहू प्रेस रिलीज आती है। ये ईडी का प्रवक्ता नहीं था तो कैसे उनको मालूम चल गया था? पहले पूछ के आएगा वत्सल जी, रमन सिंह जी के पास कैसे आई थी खबर? पहली बार। अभी बार बार कोट कर रहे लोकसभा के, मैं एक और आपको डाटा दिखाता हूँ, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये डाटा। ये लोकसभा में एक सवाल पूछा गया था हमारे सांसद की तरफ से कि कितने विपक्षी दलों पर 2014-15 से मामले दर्ज हुए और कितने कन्विक्टेड हुए, तो उस पर जवाब मिला। ये डाटा ऑन रिकॉर्ड लोकसभा बता रहा हूं, 193। कन्विक्शन रेट कितना है? मात्र 2। तो ये क्या दिखता है? ये नहीं दिखता है कि भाई किस तरह से दुष्प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, मैंने पहले भी कहा कि पॉलिटिकल नेताओं पर अगर कन्विक्शन रेट की देखें तो उसमें अंतर है, बाकी कारोबारियों और ओवरऑल देखें तो ठीक है ईडी की कार्रवाइयां। तो हम क्या बोलते हैं? हम तो बार बार वही तो सवाल कर रहे हैं ना कि अगर आप ईडी कार्रवाई कर रहे हैं तो अडानी के ऊपर अमेरिका में केसेस चल रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, उसकी जांच भी करा लीजिए। यहाँ पे किस चीज का डर है बताइए आप? मगर आपको अगर राहुल गांधी सवाल उठाएंगे तो आप तुरंत ईडी भेजेंगे, अगर भूपेश बघेल सवाल उठाएंगे तुरंत ईडी आएगी, मगर ईडी को वहां पहुंचने में सालों साल लग जाते हैं, आज तक नहीं पहुंची है। तो ऐसा क्यों? यही तो हम भी पूछना चाह रहे हैं, हमारा हमेशा सवाल यही रहता है। इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं कि ईडी का किस तरह से दुरुपयोग करना, ईडी सिवाय दुरुपयोग कर विपक्षी दलों को दबाना, ये दिखता है और ये बार बार दिखता है। हमारे पत्रकार जी, वरिष्ठ पत्रकार जी सही बात हो रही है, लेकिन ठीक है सत्यप्रकाश जी, ये तो आप मानेंगे ठीक है, इस पर सवाल हो सकता है। एक मिनट जी जी जी, नहीं ऋषभ जी, एक मिनट, मैं एक लास्ट लाइन बोला। देखिए, हमको देश की जनता ने सेवा करने का अगर 55-60 साल मौका दिया, हमने भी सत्ता पे रह कर जनता की सेवा की, मगर कभी विपक्षी दलों पे अपनी इस तरह से हमले नहीं किए, कभी विपक्षी दलों को हमने देशद्रोह ही नहीं कहा। हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी को अमेरिका भेज के इलाज करवाया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी कैबिनेट में रखा, मगर हमने कभी विपक्षी को देशद्रोही या ईडी की कार्रवाई करने के लिए नहीं भेजा। आपको और एक बताता हूँ, आपके लायक ऋषभ जी बात बताता हूँ, अन्ना हजारे आंदोलन चल रहा था,
कितनी ईडी गई किसी भी चैनल गया, कितनी ईडी गई किसी भी मीडिया हाउसेस में, बता दे। आज अब चला के देख लीजिए, आज अब करके देख लीजिए, अगर ईडी नहीं पड़ी तो नहीं, लेकिन सत्यप्रकाश जी, आपने अगर नहीं किया राजनीतिक दलों के विपक्ष के नेताओं पर तो कोई तर्क खास हुआ नहीं ना कि ठीक है, आपको नजर में अगर कोई है तो करिएगा ना, किसने रोका है? मैं क्या बोल रहा हूं, उस समय ईडी स्वतंत्र थी, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं ना। ईडी स्वतंत्र थी, कोई दबाव नहीं था, काम करती थी, विपक्षियों को दबाना डराना ये काम नहीं था। वात्सल जी, तमाम आरोप लगाए, क्विक रिएक्शन आप दीजिए, शिशिर जी जाऊंगा उसके बाद। ये काम करने का तरीका नहीं है ना। ठीक है वात्सल जी, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप उनकी सरकार रही, एजेंसियां स्वतंत्र थी, अब जो कार्रवाइयां की जा रही है पक्षपात रूप जो बदला लेने के भाव से या फिर राजनीतिक मंशा के अनुसार की जा रही है। अच्छा ऋषभ जी, चलिए आप मेरी बातों पर विश्वास मत करिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, सीबीआई को जो है सरकार का तोता कहा था। वो किसके कार्यकाल में कहा था, किस केस में कहा था? हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, वर्तमान गृह मंत्री जी पिछले जो 20 सालों तक लगातार उनके ऊपर केसेस चले गुजरात के समय से, जो सारे केसेस बेबुनियाद आखिर में साबित हुए। उसी केस में जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजड़े का तोता कहा था। भाई वो सुप्रीम कोर्ट तो भाजपा ही नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं और चलिए आप ईडी की बात छोड़ दीजिए, आप कर्नाटक में जीतते हैं तब इलेक्शन कमीशन बहुत बढ़िया, आप तेलंगाना में जीतते हैं 25 लाख वोट तेलंगाना में काटे गए थे, मगर कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। मगर छत्तीसगढ़ में जब 27 लाख को वोट कटे तो ईडी जो है बिक गया है, ईडी जो है वोट चोरी कर रहा है। भाई आप तेलंगाना में जीत गए, वहां पे सब अच्छा, यहां पे हार गए तो यहां पे सब, तो इस तरीके का तो इनका सिलेक्टिव सत्यमेव जयते रहता है। देखिए अब मैं इनकी बातों का क्या ही जवाब दूं, आप मुझे बताइए। आज फिर अगर ईडी मान लीजिए गलत साबित हो जाएगा तो फिर ये सत्यमेव जयते, सही साबित हो गया तो ईडी भाजपा की बंदी हुई है, तो इनकी बातों का क्या जवाब दे? भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड देखिए, बिल्कुल हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने कितनी अच्छी बात कही, चैतन्य बघेल जी की रिहाई पर ही उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भाई आप लोग विश्वास रखिए, सत्य ईडी पर विश्वास रखिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर किसी पर विश्वास रखिए, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। आज चैतन्य बघेल को बेल एक्विटल मिल गया, आज हर कोई खुश है, कांग्रेस के नेता, मैं तो कहता हूं भाजपा ही भी खुश है, वो आए राजनीति में, तो इससे अच्छी बात आप विश्वास तो रखिए ना। ठीक है शिशिर राय चौधरी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए जहां तक ईडी की बात है या फिर तमाम एजेंसियों की बात है, बहुत सारे तर्क कांग्रेस के पास भी देखने को मिलते हैं, बीजेपी के पास भी अपने तर्क है, उनकी पूर्व की सरकारों के तर्क हैं। तो ऐसे में फिलहाल की स्थिति आप कैसे देखते हैं? क्या इसके जरिए भी चीजें लगातार देखने को मिलती हैं, उसी के चलते अब राजनीतिक रूप से हम देखते हैं कि बयानबाजी हो, या फिर अब इस वजह से कहा जा रहा है कि बाध्य कर दिया है क्योंकि इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो, सीबीआई की हो, आप इसकी स्थिति कैसे देखते हैं? क्या आपको सच्चाई नजर आती है? और इस मामले में क्योंकि अभी मामला बंद नहीं हुआ है, आगे जिस तरह से ट्रायल चलना है, हो सकता है कि आगे कुछ और फैसले बदले, तो कुछ भी आगे स्थिति बन सकती है। शिशिर जी देखिए ऋषभ जी, मैं अपनी बात कहना शुरू करूं इससे पहले कि लास्ट 11 इयर्स में 66 केसेस में 121 लोगों को कन्विक्ट किया है ईडी ने। इसके अलावा अगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 16,404 इंडिविजुअल्स के ऊपर में जांच हुई है। तो ये जो डेटा है इसके साथ में हम जितना इसको जिस तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करें उस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि हमारी जितनी जांच एजेंसीज हैं, वो सीबीआई हो या ईडी हो, इन सारे के ऊपर में जो आम जनता है वो कितना भरोसा करती है। राजनीतिक दलों का भरोसा और उनका भरोसा नहीं होना एक दिगर बात है, लेकिन राजनीतिक दल राजनीति इसलिए करते हैं कि वो आम जनता के लिए उनकी आवाज उठा सके, विपक्षी दल और जो सत्ता में बैठे हैं वो उनकी जरूरतों को, उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। तो उनको ये तो जरूर तय करना पड़ेगा कि जो एजेंसीज हैं वो एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी बनी रहे। बात 2 नंबर पे हम ये करें कि जिस तरीके से इन एजेंसीज का हम सोशल मीडिया पे लगातार देखते हैं, हम लोगों से बात करते हुए, मिलते हुए देखते हैं, जैसे हम पुलिस की बात करते हैं, हम जो बेसिक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, हम पुलिस के ऊपर में हम लगातार बात करते हैं कि हाँ पुलिस को और ज्यादा संवेदनशील और ज्यादा बेहतर बनाए जाने की जरूरत है। ये बात भी सही है कि पुलिस के ऊपर में भी बहुत सारी चीजें होती है, उनको भी झेलना पड़ता है। वैसे ही एजेंसीज के साथ में भी है। अगर हम एक पत्रकार की हैसियत से देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने में
और बिल्कुल। तमाम राजनीतिक बिल्कुल पार्टियों के चुनौती सामने है जो- और वाकई में जिस तरीके से कई सवाल भी खड़े होते हैं तो कई तरह के तर्क भी हैं, डेटा भी सामने आता है। खैर इस पर चर्चा आगे और हो सकती है। सत्यप्रकाश जी, क्विक रिएक्शन आखिरी आपका चाहूंगा कि चैतन्य बघेल जी को लेकर जो बात कह रहे हैं, बात करेंगे, बात वो हुए हैं, तो ये माना जाए कि अब जिस तरीके से आपने कार्रवाइयों का जिक्र भी किया, इस वजह, ये बड़ी वजह आप बता रहे हैं कि वो राजनीति में एंटर करेंगे? नहीं ऋषभ, देखिए ये बार बार मैं बोलूंगा कि ये उनका व्यक्तिगत फैसला होगा कि राजनीति में आना कि नहीं आना, क्योंकि हम बार बार ये सवाल उठाया कि वो कभी भी राजनीति में थे ही नहीं, न सरकार के करीब थे। वो तो अपना दिनचर्या जो उनका काम था खेती किसानी वो करते थे। तो आज वही स्टैंड है कि वो उनका व्यक्तिगत इच्छा है ना, वो आना चाहे या ना आना चाहे। अगर आते हैं तो भी स्वागत है, हम चाहेंगे, मगर ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा है। धीरे धीरे मालूम चलेगी चीजें क्या होती है। ठीक है, ठीक है सत्यप्रकाश जी, मुझे लगता है वात्सल जी भी कुछ कहना चाह रहे होंगे, लेकिन समय पूरा हो गया है। हम चाहेंगे कि आगे इस पर और चर्चा आगे हो, क्योंकि तस्वीर बदलेगी या फिर जो भी अपडेट सामने आएगी उस पर फिर चर्चा होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका वात्सल जी, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश जी, बहुत शुक्रिया शिशिर जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर चैतन्य बघेल की सियासी एंट्री को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं और उनकी एंट्री होती है या फिर जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि एंट्री अगर होती है तो उसके कई कारण हैं, वंशवाद उससे बीजेपी बताती है, कई तरह की बात कहती है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बाध्य किया गया है और जिस तरीके से अभी ये कोई तय नहीं हुआ है कि वो राजनीति में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन तस्वीर आगे देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इस खास विषय में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।